अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। केमिस्ट्री जिस पार्टिकल पे जिस चीज़ पे डिपेंड करती है बेसिकली, हमने आज उसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करना है। हमने आज एटम के बारे में पढ़ना है। एटम क्या चीज़ है, एटम जो है वो किसके बारे में लोगों ने क्या कुछ कहा, एटम जो है ये कहाँ से निकला, एटम का जो है कॉन्सेप्ट क्या है, एटम जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने एटम को कैसे कैसे डिफ़ाइन किया, सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक है वो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो एटम का समझा जा रहा है अभी तक की जो रिसेंट स्टडीज़ हैं। तो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा मज़े वाला होने वाला है, तो इसलिए आप लोगों ने मेरे साथ इन टच रहना है और इस लेक्चर को पूरा अच्छी तरह सुनना है, समझना है और फिर हम आगे इसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले छोटी सी एक चीज़ बता दूं, जैसे कि हमारा टॉपिक आज है हिस्ट्री ऑफ एटम एंड थीरीज ऑफ एटम, कि एटम की हिस्ट्री क्या है और इसके बारे में जो थीरीज़ आई हैं, जो साइंटिस्ट ने थीरीज़ बनाई वो क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ आपको ये बता दूं, एटम एटम जो है ये बहुत ही पुरानी बातें हैं। ग्रीक फ़िलासफ़र जो हैं वो बहुत 500-300 BC वो अपने उन दौर में, अपने उन दिनों में ये बताया करते थे कि एटम जो है ये ऐसी चीज़ है जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जो छोटे लेवल के स्टूडेंट्स हैं, FSC 9th-10th, उनको भी एटम जब बताया जाता है तो उन्हें ये बताया जाता है कि आप एक क्या करें, आप एक छोटा सा पत्थर ले लें, उस पत्थर को आप हथौड़े के साथ, हैमर के साथ उसको तोड़ना शुरू कर दें। आप तोड़ें, मज़ीद छोटा करें, मज़ीद तोड़ें, मज़ीद छोटा करें, फिर तोड़ें, फिर छोटा करें, एक पार्टिकल आपके पास ऐसा आ जाएगा जिसको आप मज़ीद तोड़ नहीं सकेंगे, वो आगे टूट ही नहीं पाएगा, वो इनडिविजिबल है। यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है इंग्लिश का, इनडिविजिबल, नाकाबिल तकसीम। दैट पार्टिकल, वो वाला जो पार्टिकल है जो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता, उसको ग्रीक लैंग्वेज में एटोमोस बोलते हैं। तो एटोमोस क्या होता है? एटोमोस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द एंटायर यूनिवर्स विच कैन नेवर बी फर्दर सब डिवाइडेड। कि एटोमोस जो है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा छोटे से छोटा पार्टिकल जो मज़ीद टूट नहीं सकता, जो मज़ीद ब्रेक नहीं हो सकता, उसको हम एटोमोस बोलते हैं। अब ये किन का जो था पॉइंट ऑफ व्यू था? ग्रीक्स का। बहुत पुरानी बातें हैं, डेमोक्रिटस, इस तरह के जो साइंटिस्ट थे, जो फिलासफर्स थे, उनकी ये बातें, उनने अपनी अपनी जो है वो थीरीज़ दी। ये थीरीज़ तकरीबन 17वीं सदी के एंड तक, 18वीं सदी के एंड तक चली और यही बात तस्लीम होती गई। फिर 18वीं सदी के बाद जो मॉडर्न साइंस है, जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, उन्होंने एटम को कैसे लिया, उन्होंने एटम को कैसे समझा, उन्होंने एटम को आगे कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे एटम के बारे में अपने स्ट्रक्चर्स दिए, अपने व्यूज़ दिए। तो वो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है। तो एटम की जो हम नॉर्मली फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि छोटे से छोटा पार्टिकल जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट ले सकता है। जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच हैव ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट। आप ये भी कह सकते हैं एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इंटायर एलिमेंट। या एक एलिमेंट, वन एलिमेंट हैज़ ऑल द एटम्स इन द सिमिलर फंक्शंस, इन द सिमिलर वे। सारे के सारे जो एक एलिमेंट के जो पार्ट्स हैं, एक जो एलिमेंट है उसके छोटे से छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं? वो एटम्स हैं और वो एटम्स सेम है। फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक में आऊँ, बाद में आऊँगा, थोड़ी सी छोटी छोटी बातें ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी ना, फिर टॉपिक की अच्छी तरह समझ आएगी। एटम जो है, मेरे पास दो तरह के एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स आप समझते हैं क्या होते हैं? प्योर फॉर्म में कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट। अब मेरे पास कोई एलिमेंट है, लाइक मेरे पास सोडियम है, दूसरी तरफ मेरे पास पोटाशियम है। दीज आर टू एलिमेंट्स। अब मैं एक एटम पोटाशियम का लेता हूँ, एक एटम मैं सोडियम का लेता हूँ। अगर मैं दोनों एटम्स को जब लेता हूँ तो दोनों एटम्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में डिफ़र करती हैं। कभी हो ही नहीं सकता कि पोटाशियम के एटम्स की प्रॉपर्टीज़ सोडियम के एटम की प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच करें। तो ये बातें 18वीं सदी के बाद में करना शुरू हो गई थी, 17वीं सदी, 18वीं सदी के बाद। अब इसी दौर के अंदर बहुत बहुत मशहूर, काफ़ी ज़्यादा फेमस टीचर्स, फिलासफर्स, साइंटिस्ट, केमिस्ट्स, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपनी अपनी बातें बताई। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ज़रा, अगर आपके ऊपर ये विजिबल हो रहा हो, सबसे पहले जो मॉडर्न साइंस, जो मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर एटम को एक्सप्लेन किया वो थे जॉन डाल्टन। ही वॉज ए स्कूल टीचर। इन 1803 ही गेव सॉलिड स्फीयर मॉडल। इन्होंने कहा कि जो हमारे पास एटम है वो एक सॉलिड स्फीयर है, एक बॉल है जो अंदर से खोखली नहीं है बल्कि अंदर से एक पत्थर है छोटा सा।
इन्होंने क्या बोला कि जो हमारे पास एक एटम है वो स्फेयर की फॉर्म का है, आपको नज़र आ रहा होगा एक स्फेयर है, और ये जो स्फेयर है बेसिकली अगर इसको आप फोकस करें, इसको अगर आप फोकस करें, ये जो स्फेयर आपको नज़र आ रहा है आपके सामने, तो ये देखें एक राउंड शेप का एक आप कह सकते बल्कि सा मटेरियल है। तो ये हमें बताया जॉन डाल्टन ने 1803 के अंदर। अभी हमें नहीं पता कि एटम के अंदर क्या कुछ है, अभी सिर्फ हमें यही पता है कि एटम जो है वो एक सॉलिड स्फेयर है, हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है, इस पर कौन सा चार्ज है, कौन सी चीज़, कुछ नहीं पता। बस इसने हमें ये बता दिया कि इसने हमें ये भी नॉलेज दिया कि दुनिया में कुछ भी है ना, आपको ये तो पता है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मैटर। दुनिया में जो कुछ भी पाया जाता है, दुनिया के अंदर जो भी चीज़ है, मिट्टी, हवा, पानी, बिजली, कुछ भी है, एवरीथिंग इज़ मैटर। तो जो मैटर के अलावा चीज़ें हैं वो इमोशंस वगैरह, ये मैं मैटर की बात कर रहा हूँ। मैटर की डेफिनेशन पढ़ी हुई है आपने, जिसका कोई ना कोई मैस है और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, मैटर है। तो इसने कहा जितना भी दुनिया में मैटर है, मैटर जितना भी है वो एक खास किस्म के पार्टिकल्स के मिलने से बना है, दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। अभी भी वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, अभी भी यही चीज़ चलती आ रही है डाल्टन के नज़रिए के अकॉर्डिंग भी। डाल्टन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, डाल्टन का पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है। अब डाल्टन ने अपनी जो थ्योरी दी उसके कुछ पार्ट्स, उसके कुछ पॉइंट्स ये हैं। इसने कह दिया एटम्स आर स्टिल इंडिविजिबल। इसने भी यही कहा, अब इसको ब्रेक नहीं कर सका। इसने कहा द अनब्रेकेबल पार्ट, द स्मॉलेस्ट अनब्रेकेबल पार्ट ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड एटम। इसने ग्रीक्स की ही बात को आगे लेके चला ये बंदा जॉन डाल्टन। इसका दूसरा पॉइंट क्या आता है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। जैसे कि मैंने बताया सोडियम, आपने एक एलिमेंट लिया, सोडियम के अंदर अगर 50,000 एटम्स हैं वो सारे के सारे सिमिलर हैं। ये भी बात इस बंदे ने हमें बताई। ये अर्लीस्ट सबसे पहले ये बातें हैं एटम के बारे में, मॉडर्न जो केमिस्ट्री के अंदर आती हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। इसने कहा जो हम कंपाउंड्स देखते हैं ना, जैसा कि वाटर है H2O, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसा कि HCl है, जैसा कि HNO3 है, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं अगर इनको देखा जाए तो ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के एटम से मिलकर बनते हैं। सपोज वी हैव एन एग्जांपल ऑफ HNO3, you can easily tell the exact number of hydrogen in HNO3, exact number of nitrogen in HNO3, and exact number of atoms of oxygen in HNO3. There are 1 H, 1 N and 3 oxygen atoms in the nitric acid molecule. तो हम बता सकते हैं, तो एक जो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के या सेम तरह के बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है। ये भी हमें जॉन डाल्टन ने क्लियर किया। अब ये इसकी बेसिक सी थ्योरी है, आपको इसके बारे में, ये जो मेरा लेक्चर है ये बेसिक सा है। हमें एटम के बारे में वो चीज़ें हैं जो हमारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए एज ए केमिस्ट। एज ए केमिस्ट हमारी ये जो बातें हैं, एटम क्या है, कहाँ से, बहुत सी बेसिक है। केमिस्ट्री होती है एटम से स्टार्ट है, तो हमें इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक लेक्चर कम्प्रीहेंसिव सा बना के पेश कर दिया जाए। अब अगली बात करते हैं, इसकी कंक्लूजन क्या है जो जॉन डाल्टन ने बोला। जॉन डाल्टन जो है, इसकी बात जो है ये क्लियर हो गई। इसके अंदर जो 2 पॉइंट्स वो बहुत ही क्लियर थे, जैसे मैंने बता दी, इसकी बातें सही थी। एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट डिफर फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। जैसे कि इसने ये बात कर दी कि जो हमारे पास एक एलिमेंट है, उस एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो सेम है। तो इस तरह ये भी बात तो सही है कि अगर एक एलिमेंट है उसके अंदर जो एटम्स हैं वो दूसरे एलिमेंट के एटम से मुख्तलिफ हैं। तो ये इसने बात की। लेकिन ये एक चीज़ बताने में डाल्टन जो है वो फेल हो गए, जिसकी वजह से इनकी थ्योरी जो है, इनकी जो थ्योरी है वो पुरानी हो गई। क्या पॉइंट है वो, इनका फेलियर जो है वो ये है, इन्होंने कहा था एटम्स आर इंडिविजिबल। क्या एटम इंडिविजिबल है? हरगिज़ नहीं। तब हमें नहीं पता था, इस दौर में 1803 के अंदर हमें हरगिज़ पता नहीं था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है या नहीं है। तो लेकिन ये उस वक्त इनकी बात सही थी, लोगों ने मान ली। लेकिन अब रिसेंट जो हम मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, माइक्रोस्कोप्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, जो ये सारी चीज़ें आ गई हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन आ गई है, इस तरह की जो टेक्निक्स आ गई हैं, उन टेक्निक्स ने हमें बता दिया एटम इज़ नॉट इंडिविजिबल एनीमोर। उसके बाद दे हैव सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब एटम्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अब आपको एटम के अंदर क्या मिलता है? प्रोटॉन्स मिलते हैं। अब आपको एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। अब आपको एटम के अंदर बहुत सारे, मोर देन 100 पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन सिंगल एटम, बट द बेसिक आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये चीज़ें इसके बारे में। तो ये हमारे पास ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है डाल्टन थ्योरी का। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद डाटा चाहिए हो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तकरीबन 100 साल बाद एक और साइंटिस्ट ने जन्म लिया जिनका नाम था जे थॉमसन। उन्होंने 1904 के अंदर एटम के बारे में ही एक थ्योरी दे दी। इस थ्योरी को बहुत ही पॉपुलैरिटी मिली उस टाइम के अंदर, और ये जो थ्योरी थी ये थी प्लम पुडिंग मॉडल। इन्होंने कहा कि जो एटम है हमारे पास बेसिकली ये एक पॉजिटिव चार्ज का बड़ा सा एक बॉल है वैसे ही। इन्होंने इसी थ्योरी को एक्चुअली आगे एक्सप्लेन किया और जे थॉमसन ने ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे, तो इसी के बारे में उन्होंने ये बताया हुआ कि जो हमारे पास एक एटम है ना, बड़ा सा, एक बहुत बड़ा जो है हमारे पास, इस एटम के ऊपर एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज जो हैं वो फंसे हुए हैं। अब वो जो छोटे छोटे एक्चुअली क्या थे, वो जो छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज देखें, प्लम पुडिंग मॉडल क्या हो सकता है, ये मेरे पास एक एटम है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब इसके अंदर बीच में धंसे हुए हैं, एक टोकरी आप ले लें फलों वाली, उसमें सेब भी हैं, केले भी हैं, उसके अंदर हर वो चीज़ है, उसके अंदर अंगूर भी हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको अंगूर निकालना पड़ जाए तो अंगूर उसके अंदर फंसा हुआ है, सही है। तो इस तरह उन्होंने मॉडल जो दिया वो मॉडल ये था कि जब आप देखते हैं कि हमारे पास एक डेंस्ड एक स्ट्रक्चर है, उस डेंस स्ट्रक्चर पे पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर नेगेटिवली चार्ज धंसे हुए हैं। इस मॉडल को जे थॉमसन ने 1904 के अंदर एक्सप्लेन कर दिया, पब्लिकली पब्लिश कर दिया। इसकी थ्योरी क्या, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जब इन्होंने इस दौर में इलेक्ट्रॉन का हमें पता ही नहीं था कि एटम के अंदर कुछ और भी हो सकता है। कब? जॉन डाल्टन के अंदर। उसने बस एक हमें बताया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन जे थॉमसन ने, आपको पता है, 1897 के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिए, इसलिए हमें पता चल गया कि एटम जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, सही है। अब इनकी थ्योरी क्या है, इन्होंने बोला एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड थ्रू आउट अ स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इन्होंने बोला कि जो एटम है वो एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है जिनके अंदर एक पॉजिटिव बड़ा सा चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द ऊपर नीचे हर जगह पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। देखें एटम, उसके अंदर देखें इलेक्ट्रॉन अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी धंसे हुए हैं। तो ये इनकी थ्योरी का बेसिक पार्ट। कंक्लूजन में देखते हैं इनका जो सबसे बड़ा इनका कंक्लूजन क्या है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर कंपोनेंट ऑफ एटम। इन्होंने कहा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। क्या बोला इन्होंने? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ये हमें इन्होंने बताया। लेकिन ये फेल कहाँ पे हो गए, ये थ्योरी क्यों रिजेक्ट हो गई? इस थ्योरी के अलावा और भी थ्योरीज आगे मॉडर्न क्यों आई? इन्होंने न्यूक्लियस का तज़किरा नहीं किया। इनको न्यूक्लियस का पता ही नहीं था, इन्होंने न्यूक्लियस बताया ही नहीं है, इन्होंने न्यूक्लियस को स्टडी ही नहीं किया, इनको पता ही नहीं है, इन्होंने बताया ही नहीं है। इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी उनके अंदर न्यूक्लियस का कोई तज़किरा नहीं था, इनकी थ्योरी के अंदर न्यूक्लियस की कोई बात नहीं थी। और हम सब जानते हैं कि एटम जो है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है इन द सेंटर, पता है ना। लेकिन ये न्यूक्लियस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जब ये न्यूक्लियस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उस वजह से इनकी जो थ्योरी है वो थोड़ी सी पीछे चली गई। अगले जो साइंटिस्ट थे तकरीबन 6-7 साल बाद, अर्नस्ट रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर अपना एक मॉडल दिया और इन्होंने उस मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल बोल दिया। अब इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल इसलिए बोला क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर कर लिया था। आपने वो रदरफोर्ड वाला मॉडल बड़ा ही पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, बीएस में भी आपने पढ़ा होगा, बेसिक सा है कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, गोल्ड फॉइल ली, बहुत ही बारीक 0.00004 सेंटीमीटर उसकी जो थी विड्थ थी, और उन्होंने उसके अंदर अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास करवाया। और वो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे, जब वो उस गोल्ड फॉइल, उस गोल्ड के पेपर के अंदर से मूव किए, कुछ जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गए, कुछ स्कैटर्ड हो गए और कुछ खास एंगल्स के अंदर पास करके मुड़ गए। तो इन्होंने उस बारे में अपना एक मॉडल कम्प्लीटली दिया हुआ है। तो इन्होंने इसमें बता दिया था कि जो रेज़ जो हैं जो उसके अंदर से पास हो गई हैं, सीधी गुजर गई हैं, इसका मतलब ये एटम के अंदर एम्प्टी स्पेसेस हैं, सही है। इन्होंने बता दिया कि एटम के अंदर एम्प्टी स्पेसेस हैं। एटम जो है वो इतना ज़्यादा डेंस नहीं है, इसने भी डेंस बताया, इन्होंने भी डेंस बताया। लेकिन रदरफोर्ड कह रहे हैं एटम डेंस नहीं है, एटम के अंदर खाली स्पेसेस हैं। क्यों? इन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? इनको जो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो एटम के अंदर से गुजर गए सीधे, बिल्कुल
विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, इट मेंट कि एटम हैव सम वेरी वेरी एम्प्टी स्पेसेस, वेरी वेरी, आप वास्ट उस लिहाज से कह सकते हैं सब एटॉमिक लेवल पे, वास्ट मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो उनके अंदर छोटी छोटी जो हैं वो स्पेसेस हैं। तो एटम जो है वो फुली एक डेंस्ड कंपोनेंट नहीं है। और इन्होंने जो है था न्यूक्लियर डिस्कवर किया था, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसलिए इन्होंने इनका जो मॉडल था इन्होंने इस मॉडल को नाम दे दिया न्यूक्लियर मॉडल का। और आगे बहुत ही सिंपल सी बात यह है, इन्होंने अपनी थ्योरी दी, अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया, उनके अंदर इन्होंने अपने बारे में बता दिया, और इनकी कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, इन्होंने बता दिया। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज द डेंस सेंटर ऑफ एन एटम। एक एटम का जो सेंटर है उसके अंदर डेंस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पाया जाता है, उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को न्यूक्लियस बोलते हैं। सही हो गया, ये हमें बताया रदरफोर्ड ने अपने 1911 के मॉडल, द मॉडल नेम वाज न्यूक्लियर मॉडल। और लेकिन ये भी फेल हो गए, इनकी थ्योरी भी फेल हो गई। क्या वजह थी, हिज थ्योरी डिडंट एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन द ऑर्बिट। ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ पे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहे हैं, इन्होंने ये नहीं बताया नो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, नो ऑर्बिट्स, नो शेल, कुछ भी नहीं है। तो ये जो शेल का और ऑर्बिटल का जो हम पढ़ते हैं ना आजकल, हम आजकल अक्सर पढ़ते हैं कि जो भाई एटम है, एटम इज़ द ए स्ट्रक्चर इन विच अ सेंटर इज ऑक्युपाइड विद द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स that are moving around the nucleus in specific path, and that path is called orbit और shell। तो ये हमें रदरफोर्ड नहीं बता पाए। अब ये जो मॉडल था ये फर्थर चला, इस मॉडल को मज़ीद एटम के ऊपर तहकीकात की गई, एटम के ऊपर रिसर्च की गई। तो एक साइंटिस्ट थे हुज नेम वाज नील बोर। नील बोर के बारे में आप बहुत डिटेल से जानते हैं, बहुत ही इनकी थ्योरी जो बहुत ही कारआमद रही है, बहुत देर तक चली। नील बोर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उस मॉडल को बोलते हैं प्लेनेटरी मॉडल। प्लेनेटरी मॉडल क्यों बोलते हैं इसको, हम जब अपना सोलर सिस्टम देखते हैं, सूरज है, सूरज के इर्द गिर्द ज़मीन है, मार्स है, सैटर्न है, जुपिटर है, इस तरह के बहुत सारे क्या है प्लैनेट्स हैं। और वो प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, एक अपने सेंटर के गिर्द घूम रहे हैं स्पेसिफिक पाथ के अंदर। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का पाथ बता दिया, इन्होंने हम जिसको सोलर सिस्टम में जो सूरज है इन्होंने कह दिया न्यूक्लियस, और वो डिस्कवर किया हुआ था रदरफोर्ड ने। इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर पहले किया हुआ था रदरफोर्ड ने, इन्होंने न्यूक्लियस बताया। इन्होंने कहा न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पेसिफिक पाथ के अंदर मूव करते हैं, और हर जो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पाथ से दूसरे पाथ में नहीं जा सकता विदाउट लूजिंग एनर्जी और गेनिंग एनर्जी। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट दिया कि इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक पाथ के अंदर मूव करते हैं। इन्होंने पाथ्स का, ऑर्बिट्स का, शेल्स का कॉन्सेप्ट दिया। He worked on the Rutherford model, gave concept of orbits of quantized energy। इन्होंने कहा कि जो ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उनकी एनर्जी भी फिक्स है। इन्होंने यहाँ पे क्वांटम केमिस्ट्री के बारे में बात की, इन्होंने थोड़ी सी ना मॉडर्न केमिस्ट्री की बात की, ये सारी की सारी क्लासिकल केमिस्ट्री की बातें कर रहे थे, इन्होंने क्वांटम केमिस्ट्री की बात ऐड कर दी थोड़ी सी। इन्होंने कहा द पाथ्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस हैव स्पेसिफिक और फिक्स्ड एनर्जी, or you can say quantized value of energy, quantized amount of energy। Quantized means the energy is neither increased nor decreased, the amount of energy is fixed। तो ये हमें किसने बताया, नील बोर ने। लेकिन इनके अंदर भी एक फेलियर आ गया। कंक्लूजन क्या, स्टेबल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स बताए, इन्होंने मिशन स्पेक्ट्रा बताया। मिशन स्पेक्ट्रा देख लें, हमने कितना पढ़ा हुआ है, हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या कुछ पढ़ा, ये भी इन्होंने, इनकी ही इजाद है, इनका ही वर्क है। लेकिन ये फेल कहाँ पे हो गए, फेल हो गए हैवी एटम्स के ऊपर, कोई काम नहीं किया इन्होंने। हैवी एटम्स का एटॉमिक स्पेक्ट्रा नहीं बता सके, हमें हैवियर एटम्स का मिशन स्पेक्ट्रा नहीं बता सके, ये फेल हो गए। उसके बाद श्रोडिंगर, इनके बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं, इनकी वेव इक्वेशन ही नहीं हमसे बनती, इन्होंने बता दिया। इनका बड़ा ही मज़े का, इन्होंने जो मॉडल दिया 1926 के अंदर उसको बोलते हैं क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल क्या है, इन्होंने कह दिया शेल्स, कोई शेल नहीं है भाई, कोई ऐसा सीन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है, जो एटम है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है भाई, इसमें देखना बाउंड्री नज़र आ रही है, शेल जो है हमें नज़र आ रहे हैं। इन्होंने कहा कोई बाउंड्री नहीं है, ये एक वेव लाइक स्ट्रक्चर है। एटम जो है, एटम के अंदर न्यूक्लियस बिलाशुबा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स्ड पाथ के अंदर मूव नहीं कर रहे, वो बल्कि वेव पाथ में मूव कर रहे हैं। उनका जो शेल है वो फिक्स्ड नहीं है,
लेकिन उन्होंने शेल बताया, उन्होंने कहा कि शेल वो चीज़ है जिसके अंदर मैक्सिमम चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के। इनका मॉडल बड़ा मज़े का और इनका सबसे ज़्यादा अथेंटिक मॉडल है, और आजकल हम इसी को पढ़ते हैं एडवांस्ड केमिस्ट्री के अंदर। सही है, ये बाकी सारी इसके बारे में चीज़ें थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब ये देखते हैं ज़रा इसका मॉडल क्या है। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव इन सेट पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस बट इन वेव्स। इलेक्ट्रॉन जो है भाईजान वो बिल्कुल ऐसे नहीं घूमते इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, एटम के अंदर, बल्कि वेव लाइक स्ट्रक्चर है इनका, वेवी फॉर्म है, जैसे कि मॉडल से शो हो रहा है, क्वांटम मॉडल वेव लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। दूसरा पॉइंट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंस्टेड वी हैव क्लाउड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कॉल्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे हमें पता चलेगा भाई कौन से शेल में, पाँचवें शेल में जाके इलेक्ट्रॉन्स पकड़ ले। इन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं पता चलेगा, हम एग्जैक्ट लोकेशन इलेक्ट्रॉन की बता ही नहीं सकते। हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता, हमें ये पता है कि वो किस शेल में है। अब वो शेल भी बहुत बड़ा शेल भी वेव लाइक स्ट्रक्चर है, हमें पता ही नहीं वो कहाँ पे हो सकता है। तो ये इन्होंने बताया, इन्होंने वेव लाइक स्ट्रक्चर बताया, इन्होंने ऑर्बिटल्स का यानी कि शेल्स का बताया, इन्होंने शेल्स की बात ही नहीं की, बस इलेक्ट्रॉन और एटम का बताया। इन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया और बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो धंसे हुए हैं एटम के अंदर। इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का कुछ पॉजिटिव चार्ज का कुछ नहीं बताया। इनके अंदर कोई फेलियर नहीं है। ये मोस्ट अथेंटिक थ्योरी है आजकल की एटम के बारे में। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने इसको देखना हो। उसके बाद ये शॉर्ट हैंड नोट आपके सामने रहेगा, इसको हमेशा अपनी फिंगर टिप्स पे रख लें, कहीं पे भी जाके एटम के बारे में बता सकते हैं। तो चलें, आई होप आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर एटम के बारे में पसंद आया है, और अगर आपको और भी सारे टिप्स चाहिए एटम के बारे में, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और आपका कोई डिज़ायर टॉपिक, ये बेसिक टॉपिक था मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल का, अगर आपको इसकी एडवांस फॉर्म चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि सर इसका पूरा डिटेल्ड वर्जन चाहिए, जैसे कि बीएस में, एमएससी में, एमफिल में चल रहा होता है, तो डिटेल्ड वर्जन भी इनका मिल जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। इनका क्वांटम मैकेनिक्स हम बताएंगे, इनका क्वांटम मॉडल एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो कुछ भी आपको रिक्वायर्ड है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इंशाल्लाह हम उस पर वर्क करेंगे। अल्लाह हाफिज़।